नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है कंजंक्शन और ये चैप्टर बेहद ही आसान है। वैसे अगर फाउंडेशन बैच में इसे पढ़ोगे तो 4.5-5 घंटों में ये चैप्टर कवर किया जाता है, जिसमें कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, पहले ये आपको समझाया जाता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है कि कंजंक्शन से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट और डेटा है जिनको आपको याद करना होगा। तो जो इस सीरीज में मैं कवर करूंगा, कंजंक्शन क्या होता है ये कवर करूंगा, कंजंक्शन कितने टाइप का होता है वो स्किप करूंगा क्योंकि उसका एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम अप्रोचिंग है। तो वो फैक्ट और डेटा क्या है जिससे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, हम सीधे वहां पे आएंगे और वो फैक्ट और डेटा की जो समरी है वो 10 मिनट में आपको मैं आज की क्लास में दे दूंगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये चैप्टर बेहद ही आसान है, एक बार आज की क्लास कवर कर लोगे, कंजंक्शन के चैप्टर से आने वाला कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ही नहीं होगा और आसानी से दिख भी जाएगा क्योंकि चैप्टर ही इतना आसान है। कुछ दो एक पैटर्न है, वही दो एक पैटर्न में कुछ फैक्ट्स है, कुछ डेटा है जो आपको मेमोराइज करना है, उसको एक बार आपने याद कर लिया, 10 20 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, आपका सारा काम हो जाएगा। मैंने 2004 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन को एनालाइज किया है। 2004 से 2024 तक कंजंक्शन के क्वेश्चन बनाए गए हैं ठीक ठीक, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न में अगर आप देखोगे 2021 से लेके 2024 के बीच में तो नेग्लिजिबल क्वेश्चन बनाए गए हैं। मतलब टोटल 5 क्वेश्चन मुझे स्पॉट द एरर के सेक्शन में मिला। उस स्पॉट द एरर के सेक्शन में ढूंढे ढूंढे, मतलब इतना ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते 5 एक क्वेश्चन मुझे मिला। मतलब बहुत कम था, ना के बराबर था। वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे, ऐसे नहीं थे कि डिफिकल्ट थे। तो मतलब मोटा मोटा आज की क्लास में मैं जो कवर करूंगा वो उससे आपका पूरा कंजंक्शन का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 40-45 मिनट से ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर प्लान के हिसाब से प्लान किया था 2 लेक्चर लूंगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस पूरा एनालाइज कर रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, 45 मिनट इस वक्त इनफ होगा आपके प्री के एग्जाम के लिए। तो सारे के सारे बच्चे पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देख के जाएंगे ताकि कंजंक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो। मैं उन सभी नए बच्चों को बताना चाहूँगा, संकल्प बैच की जो सीरीज है वो बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपकी थोड़ी भी बेसिक्स ठीक है तो इस सीरीज को शुरू से शुरू कीजिए और आखिरी तक खत्म कीजिए। जैसे इसे आप खत्म करेंगे आपके ग्रामर से पूरी तरीके से निजात हो जाएगा। वोकैब में तकरीबन आपका 50 से 60% जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में पैराजम्बल पढ़ा दिया है, पैराजम्बल का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पैसेज और क्लोजेज अभी बचे हुए दिन में मैं आपको कराऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा वो भी प्रॉब्लम इस सीरीज में खत्म कर दूं। मोटा मोटा आप ऐसे समझो, इस सीरीज को अगर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो तो प्री में आपके 40 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर मेरे साथ आगे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करते हो तो आपके मेंस में 135 में से 130 नंबर आ जाएंगे। मेरे 2 बैच चल रहे हैं, एक फाउंडेशन बैच जो अगले साल के बच्चों को टारगेट करके जो है मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो बिल्कुल शुरू से, जिनको कंजंक्शन कंजंक्शन के टाइप सब कुछ पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से समझना है, इनफ टाइम है, तो नीचे जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, लिंक को क्लिक करके बैच में एनरोल करें और मेरे साथ अगले साल की तैयारी करें। और मेंस वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अभी इस मेंस स्पेशल बैच में एडमिशन ले ले ताकि अपनी 2/3 फीस वो बचा सके। चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पे, ठीक है ना। मुद्दे की बात यह है कि हमको आज कंजंक्शन सीखना है। कंजंक्शन में अगर हम बात करें तो हम एक बात तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन देखो भाई, किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसा या ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। मतलब या तो वो वर्ड्स होते हैं या तो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं और किसी दो चीज़ों को जोड़ते हैं। जब दो चीज़ों को जोड़ने की बात करें तो 2 वर्ड्स को जोड़ सकते हैं वो, ठीक है ना, 2 फ्रेजेज को जोड़ सकते हैं वो, 2 क्लॉजेज को जोड़ सकते हैं। तो मेनली यहीं पे फोकस रहता है। अब ये जो चीज़ होती है, जो ये जोड़ने का काम होता है, ये हमारी बेसिक्स होती है कि कंजंक्शन क्या होता है, 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन खाली इस टाइम पे आप रख लो कि कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन किसी 2 चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे एंड एक सिंपल सा है कि हमने राम बोला, राम के साथ अगर हमें श्याम को जोड़ना है तो राम एंड श्याम कह दिया, तो एंड क्या है, एंड एक कंजंक्शन है। इसी तरीके से बहुत सारे कंजंक्शन हैं जो कई बार एक सिंगल शब्द के फॉर्म में आते हैं, कई बार ऐसा होते हैं एक से ज़्यादा शब्द आते हैं जो ग्रुप में आते हैं, जिनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। तो आपको सेंटेंस के अंदर बस ये देखना है कि जो कंजंक्शन का इस्तेमाल है वो सही इस्तेमाल है कि नहीं इस्तेमाल है। तो 2 ही तरीके का एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है। एक ऐसा होता है कि जो कंजंक्शन होता है, ठीक है ना, वो कंजंक्शन ग्रुप में आता है जिनको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन बनते हैं या 90% जो क्वेश्चन बनते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शन से बनते हैं। तो आपको वो सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस पता होना चाहिए, मतलब वो पेयर्स पता होना चाहिए कौन एक दूसरे के साथ आता है एज ए कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में बोलूं, नीदर जो है नॉर के साथ आता है। नीदर जब आएगा और इसके साथ अगर कोरिलेटिव लेना है तो नॉर अपने साथ लेता है, ईदर अपने साथ और लेता है, बॉथ अपने साथ एंड लेता है, टू अपने साथ टू लेता है, एज अपने साथ एज लेता है, सो अपने साथ एज लेता है, वो अपने साथ दैट लेता है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अगर नीदर के साथ लगाना है तो हम और नहीं लगाएंगे, नॉर लगाएंगे। ईदर के साथ लगाना है तो और लगाएंगे, नॉर नहीं लगाएंगे।
बहुत के साथ एग्जाम में आपको एज वेल एज दिया हुआ मिलता है, बहुत के साथ हम एंड इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज इस्तेमाल नहीं करते हैं। टू 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 के साथ टू लगाया जाता है, एज के साथ एज, और सो के साथ एज लगाया जाता है, सो के साथ दैट लगाया जाता है। तो इनसे एक आध बार कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, मेनली आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, लेस के साथ शुड का इस्तेमाल किया जाता है, लेस के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेस अपने आप में निगेटिव होता है। सच के साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, वेदर के साथ हम और का इस्तेमाल करते हैं, और दो के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में ये पेयर टेस्ट किया जाता है कि आपको पता है कि नहीं कि वेदर के साथ आप और का इस्तेमाल करते हो, दो के साथ आप येट का इस्तेमाल करते हो। ध्यान रखिएगा इन पेयर को स्पेशली। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला है ये ग्रुप है, नो सूनर अपने साथ देन लेता है, एग्जाम में नो सूनर के साथ वेन लगा आता है। स्केसली और हार्डली जो है अपने साथ वेन लेता है, इसके साथ देन लगा हुआ आता है। नॉट ओनली जो है अपने साथ बट ऑल्सो लेता है, इसके साथ कई बार ऐसा होता है बट लिख के सिर्फ आ जाता है, तो नॉट ओनली हमेशा अपने साथ बट ऑल्सो लेता है। इसमें खास बात एक और होती है कि एग्जाम में जब ये आते हैं ना, तो जब इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस इन्वर्जन फॉर्म में रखा जाता है। अगर इन्वर्जन फॉर्म की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना इन्वर्जन कहलाता है, अगर सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप हो, मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना हो और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले अगर इस्तेमाल कर लें तो वो क्या होता है, जो सेंटेंस होता है वो इन्वर्जन फॉर्म में होता है, मतलब सेंटेंस को इन्वर्ट कर देते हैं। तो नो सूनर, केसली, हार्डली और नॉट ओनली से अगर सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो सेंटेंस इन्वर्जन के फॉर्म में रहता है। समझ में आए? तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दूसरा ये बनता है कि इनके करेक्ट कोरिलेटिव्स याद होने चाहिए कि इनके कोरिलेटिव्स क्या है। 90% टाइम ऑफ द जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से बनता है। तो ये सारे के सारे पेयर्स में आते हैं और ये पेयर्स में नहीं आते। द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता है, क्योंकि बिकॉज भी कारण ही बताता है और द रीजन भी कारण बताता है, तो इसके साथ सेंटेंस में बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। इफ और वेन के साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिंस, एज, बिकॉज के साथ सो, देयर, फॉर का इस्तेमाल नहीं करते। इनके साथ ये वाला इस्तेमाल नहीं करते, इनके साथ ये इस्तेमाल नहीं करते, इनके साथ ये इस्तेमाल नहीं करते, और ये सारे करेक्ट कोरिलेटिव्स हैं। सेंटेंस के अंदर बस इन्हीं को ध्यान से देख के पहचानना रहता है। अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो तो हम सेंटेंस को इन्वर्जन में रखते हैं। बस इतनी थ्योरी है, इतनी थ्योरी है, और इसी से आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इन्हीं से आए हुए हैं या इसके बियॉन्ड भी आए हुए हैं। एक आध क्वेश्चन वहां से उठ के आ जाता है जब आपको सही कंजंक्शन इस्तेमाल करना होता है, जब सिंगल कंजंक्शन इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस में आएगा, मैं वहीं समझा दूंगा, ठीक है। ये कोरिलेटिव सही से आप याद कर लो, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, इनके सिवा और कहीं से नहीं बनते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी बना है वो सारा का सारा अपन लोगों ने कवर कर लिया है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। You must either be regular with your studies and study for longer period before the examination. You must either be regular with your studies, और फिर लगा हुआ है एंड, ध्यान से देखो। यू मस्ट, मस्ट मतलब कंपल्सन, तुम्हारे लिए कंपल्सन में डाला जा रहा है कि तुम्हें करना है क्या, या तो तुम रेगुलर हो, आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, या तो तुम रेगुलर हो और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। या तो तुम रेगुलर हो या तो एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा लंबे समय तक पढ़ो। तो यहाँ पे जो करेक्ट कोरिलेटिव इधर के साथ आएगा वो एंड नहीं आएगा, वो आर आएगा। यू मस्ट इधर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इधर अपने साथ एंड नहीं लेता है, इधर अपने साथ और लेता है। ये कोरिलेटिव जरा ध्यान से देखो। ये कोरिलेटिव आप ना, मैं इसको तो दे दूंगा पीडीएफ, आपके पास तो नहीं है तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, वरना इसकी समरी लिखना चाहे तो समरी लिख ले अपने कॉपी में। अपने कॉपी में अगर इसकी समरी लिख लोगे तो आप अभी देखोगे सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 2004 से लेकर 2024 के बीच में आपसे क्वेश्चन लगे ना। अगला है नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। तो एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि जो नो सूनर है, नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, नो सूनर अपने साथ देन लेता है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, THAN है, देन लेता है, ना कि THEN लेता है। ये नहीं लेता है, ये लेता है। और जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल हो तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सेंटेंस इन्वर्जन में होना चाहिए। सेंटेंस इन्वर्जन में होना चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए। जो हेड है ये सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। तो एरर कहाँ पे, एरर यहाँ पे है। नो सूनर हैड आई स्पोकन, हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। अगला है यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तुम्हें या तो मुझे पूरी स्टोरी बतानी चाहिए या उसके पहले हाफ स्टोरी बतानी चाहिए। एक और एरर आता है, जब ये करेक्ट कोरिलेटिव डाल रहे होते हो तो सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस पैरेलल
स्ट्रक्चर में होना चाहिए। पैरेलल स्ट्रक्चर में होने का मतलब है कि ईदर किसके पहले इस्तेमाल है ये ध्यान देना होता है, और किसके पहले इस्तेमाल है ये ध्यान देना होता है। तो ईदर जिस स्ट्रक्चर के पहले इस्तेमाल होगा और भी उसी स्ट्रक्चर के पहले इस्तेमाल होगा। तो सवाल क्या कह रहा है, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट ऑफ इट। तो ध्यान से देखो, जो और का इस्तेमाल है पहले हाफ के पहले, एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, और यहां पे जो ईदर इस्तेमाल है ये वर्ब के पहले इस्तेमाल है। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए या तो पूरी स्टोरी या तो पहले हाफ स्टोरी। तो अगर यहाँ पहले हाफ के पहले और का इस्तेमाल है तो यहाँ पूरे के पहले भी आपको ईदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो ईदर का प्लेसमेंट है यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ पे कुछ आप ऐसे सेंटेंस लिखो तब सेंटेंस पैरेलल हो पाएगा। यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट ऑफ अब समझो, इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझो कि ईदर या तो ये करो या तो ये करो, यही बात होती ना, या तो ये करो या तो ये करो। तो या तो ये करो या तो ये करो, तो जो दोनों घटनाएं हैं दोनों पैरेलल होनी चाहिए ना, जो दोनों में से एक का चुनाव करना है। तो ईदर आर किस लिए आता है, ईदर आर में या तो ये करो या तो वो करो, नीदर नार में ना तो ये करो ना तो वो करो, इसकी मीनिंग ये होती है। तो यू मस्ट टेल मी, तुम मुझे बताओ या तो पूरी स्टोरी या कम से कम आधा इसका। तो या तो पूरा बताओ या तो आधा इसका। तो जो ईदर का पोजीशन है वो होना चाहिए होल स्टोरी के पहले, जबकि यहां वर्ब के पहले दे दिया है। तो आपको यह ध्यान देखना है कि अगर ईदर यहां वर्ब के पहले इस्तेमाल है तो और के बाद भी वर्ब आना चाहिए। अगर और के बाद वर्ब नहीं है और इसके आजू बाजू भी वर्ब नहीं है, इसका मतलब है कि इधर वाले ईदर को वर्ब के साइड में प्लेस कर लो। यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ इट। तो जो एरर है वो दो तरीके की जगह तीन तरीके का एरर होता है। एक तो ये होता है कि करेक्ट कोरिलेटिव देखना, तो ईदर इस्तेमाल है तो ईदर के साथ और अपने आप में सही है, ठीक है ना। ये सेंटेंस के स्टार्ट में स्टार्ट नहीं है तो इन्वर्जन की नीड नहीं है। और ध्यान रखना है कि पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ईदर और आर या कोई जो कोरिलेटिव है अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो और जिस स्ट्रक्चर के पहले होना चाहिए ईदर भी उसी स्ट्रक्चर के पहले होना चाहिए। यहाँ ईदर वर्ब के पहले है और यहाँ पे और वर्ब के पहले नहीं है, और यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब करेक्शन किसको करना है, ईदर को करेक्ट करना है। तो कौन से पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है। जरा अगला चलते हैं। अगला है योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली। जैसे नॉट ओनली का इस्तेमाल है तुरंत सेंटेंस के अंदर देख लीजिएगा कि बट ऑल्सो का इस्तेमाल है कि नहीं है। कई बार आपको सेंटेंस के अंदर सिर्फ बट दिया रहेगा, तो जब बट दिया रहेगा तो बट ऑल्सो कर देना होता है उसको। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स, तुम्हारा जो सफलता है IAS एग्जामिनेशन पे वो डिपेंड करता है, ना कि व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, कि तुमने क्या पेपर सेलेक्ट किया है, बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, लेकिन उनको कैसे लिखा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो बट लिखा है तो बट ओनली करना है, बट नॉट ऑल्सो व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन इट। तो बट की जगह क्या होना चाहिए, बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में आते हैं, नॉट ओनली के साथ बट पेयर नहीं होता, बट ऑल्सो होता है। तो एरर कहाँ पे, एरर इस सेक्शन में। स्केर्सली जैसे स्टार्ट में आए, सबसे पहले आप समझो कि इन्वर्जन है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इस्तेमाल है कि नहीं है, मतलब इन्वर्जन है। उसके बाद स्केर्सली के साथ क्या आता है, स्केर्सली के साथ व्हेन आता है। तो सेंटेंस के अंदर देखो व्हेन मेंशन है कि नहीं है, नहीं मेंशन है, देन मेंशन है, इसको हटा दो, इसकी जगह क्या करोगे, इसकी जगह व्हेन कर दोगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखो सारे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम के वो किन पे बने, इन्हीं पे तो बन रहे हैं सारे के सारे। द रीजन वाई अगर बात हो रही तो रीजन वाई के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते, द रीजन वाई के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज की जगह वॉज दैट लिख दो, ही वॉज टू यंग, वॉज बिकॉज की जगह वॉज दैट ही वॉज टू यंग। The reason why he was rejected was that he was too young, या the reason why he was rejected was he was too young, was that he was too young। तो यहाँ पे because हटा के that लगाओ, the reason why के साथ why because का इस्तेमाल नहीं करते। आपको ध्यान रखना है the reason why के साथ because का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो रीजन है वो भी आपका क्या बता रहा है, कारण, और बिकॉज भी जो है वो कारण बता रहा है। तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, इनको साथ में नहीं रखते हैं। इसके बाद बात करें स्केर्सली से इस्तेमाल है सेंटेंस। स्केर्सली के साथ क्या आता है, स्केर्सली के साथ व्हेन आता है, और अगर स्टार्ट में इस्तेमाल है तो इन्वर्जन होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए।
तो इन्वर्जन तो ठीक है, लेकिन ध्यान से आगे बढ़ते हुए देखो यहाँ पे देन का इस्तेमाल है, तो क्या कर दो, व्हेन का इस्तेमाल कर दो। बहुत आसानी से दिख जाते हैं ये सारे के सारे। अगला है नो सूनर, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया गया है तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, THAN, और इन्वर्जन इस्तेमाल होगा। इन्वर्जन ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, इन्वर्जन यहाँ पे है। और ध्यान से देखो यहाँ पे व्हेन इस्तेमाल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देन करना है। अगला है ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तो बिटवीन अपने साथ जो पेयर लेता है वो लेता है एंड, और एक चीज और है जो प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया था, याद कर लो कि बिटवीन और एंड के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं। तो यू सब्जेक्टिव केस में भी यही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यही होता है, पर आई ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है। तो यहाँ पे आई की जगह क्या होना चाहिए, मी। तो बिटवीन और एंड एक कोरिलेटिव है, बिटवीन अपने साथ एंड लेता है, समझ में आया। बहुत अपने साथ एंड लेता है और बिटवीन अपने साथ एंड लेता है, बहुत अपने साथ एंड लेता है और बिटवीन अपने साथ एंड लेता है। अगला है द पीरियड बिटवीन। द पीरियड बिटवीन, जब बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन अपने साथ टू नहीं लेता है, बिटवीन अपने साथ एंड लेता है। ये पढ़ने में लगता सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिटवीन अपने साथ एंड लेता है, बिटवीन अपने साथ टू नहीं लेता है। द पीरियड बिटवीन 1980s एंड 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। देख लो आप सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं सारी चीजों पे है, कुछ नहीं आया। मैं सारे क्वेश्चन वही लिया हूँ यार, प्रीवियस ईयर के सीक्वेंस से ले रखा मैंने। अगला है नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर, एक तो पहले ईदर का इस्तेमाल है, ईदर के साथ और का इस्तेमाल है, कोरिलेटिव सही है, कोरिलेटिव सही है। अब यहाँ पे पोजीशन ध्यान से देखो, और के बाद क्या है, सॉल्व, ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। और यहाँ पे इधर के बाद टू कॉम्प्रीहेंड है, टू कॉम्प्रीहेंड है। तो जरा ध्यान से देखो, जैसे कहते हैं वॉज एबल टू डू समथिंग, वॉज एबल टू डू समथिंग होता है, तो वॉज एबल टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग है, कॉम्प्रीहेंड कुछ भी करना है। तो ये जो टू आता है ना, वो इसके साथ नहीं आता, वो एबल के साथ आता है। वो क्या आता है, एबल के साथ आता है। तो जो इधर की पोजीशन है वो यहाँ पे होनी चाहिए, एबल टू कॉम्प्रीहेंड होना चाहिए, एबल टू इधर कॉम्प्रीहेंड, इधर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व, ये सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, सेंटेंस पैरेलल रखना होता है। अगर और के बाद V1 दिया हुआ है तो इधर के साथ भी क्या लोगे, इधर के साथ भी आप V1 लोगे। अगर इधर के साथ आपने 2 + V1 लिया है, 2 + V1 लिया है, तो R के बाद भी 2 + V1 लोगे, समझ में आया। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर होता है कि जैसा स्ट्रक्चर आप इधर के बाद लेते हो वैसे ही स्ट्रक्चर आपको और के बाद लेना होता है। ये ऐसे कोरिलेटिव्स हैं ये सब कि ये अपने साथ पैरेलल स्ट्रक्चर लेते हैं, तो पैरेलल स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो इस तरीके से समझ सकते हो कि एबल के साथ टू आता है तो एबल टू आइदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इधर के पास 2 + V1 लगा हुआ है तो यहाँ पे और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसके साथ 2 + सॉल्व आना चाहिए, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर इसके साथ V1 आया है तो इसके साथ भी V1 आना चाहिए। तो गलत क्या है, गलत यहाँ पे एबल टू आइदर कॉम्प्रीहेंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नो सूनर के साथ डिड इस्तेमाल है, इसका मतलब सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, नो सूनर अपने साथ देन लेता है। देखो क्या देन दिया है, इसके साथ कई बार ना वेन दिया होता है ना देन दिया होता है, कुछ नहीं दिया रहता है। तो नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर सीट बेल्ट। तो नो सूनर क्या होता है, नो सूनर के बाद एक एक्शन आता है, जितना जल्दी एक एक्शन पूरा कर लेगा फिर दूसरा एक्शन करेगा। तो दूसरे एक्शन से पहले आपको देन लगाना पड़ता है। तो ही वोर सीट बेल्ट, उसने सीट बेल्ट पहन लिया, इसके पहले आपको देन डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे एरर है। समझ में आई बात कि नो सूनर अपने साथ देन लेता है, ऐसा नहीं कि नो सूनर अपने साथ देन नहीं लेता है, नो सूनर अपने साथ देन लेता है। तो कई बार क्या होता है कि इसके साथ नहीं देता है। तो नो सूनर वाले केस में ध्यान रखिएगा क्या क्या एरर पॉसिबल हो सकता है। नो सूनर के साथ जो है वेन दिया जा सकता है जो कि गलत होता है, इसके साथ THEN दिया जा सकता है जो कि गलत होता है, इसके साथ कुछ ना ही हो, मतलब कुछ ना हो, कुछ ना हो ये भी गलत होता है, ठीक है ना। इन्वर्जन ना हो, इन्वर्जन ना हो तो ये भी गलत होता है। सही क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो इन्वर्जन होना चाहिए, ये सही होता है, और इसके साथ जो देन होता है ये सही होता है। ये बस आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट करें ये दो चीज तुरंत ही चेक कर लो। ये दोनों नहीं है मतलब सेंटेंस में एरर है, सेंटेंस में आपको करेक्शन की नीड है।
अगला है द पीरियड बिटवीन, बिटवीन अपने साथ क्या लेता है, एंड साफ साथ दिख गया, एक क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद दिखने लगेगा। नो सूनर आया हुआ है, इसका मतलब है इन्वर्जन चेक करना है, इन्वर्जन है नहीं तो सबसे पहले हेड करो फिर दे करो, हेल्पिंग वर्ब पहले लाओ सब्जेक्ट बाद में लाओ, फिर ये इन्वर्जन का फॉर्म बनता है। अगर ये इन्वर्जन का फॉर्म यहाँ पे बन गया मतलब यहीं पे एरर था सेंटेंस में, और कहीं एरर हो नहीं सकता, स्पॉट द एरर के सेक्शन में एक ही सेक्शन में एरर होता है। अगला है नो सूनर के साथ डिड यहाँ पे इस्तेमाल है, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्वर्जन दिया हुआ है। अगर ये इन्वर्जन दिया हुआ है तो ध्यान से देखो कहीं ना कहीं वेन दिया होगा या कुछ नहीं दिया होगा, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये द स्टूडेंट्स गॉट अप जो लिखा हुआ है ये पहला एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम, जैसे ही शिक्षक क्लास के अंदर घुसा सारे स्टूडेंट खड़े हो गए, तो जो दूसरा एक्शन होता है दूसरे एक्शन से पहले आपको देन डालना पड़ेगा, समझ में आया? तो 18वें में यहाँ पे एरर है, यहाँ पे डालना पड़ेगा दूसरे एक्शन से पहले आपको देन। ध्यान रखिएगा नो सूनर अपने साथ देन लेता ही लेता है, ऐसा नहीं है कि नो सूनर के साथ देन नहीं आएगा, नो सूनर के साथ देन आता ही आता है, ये कोरिलेटिव है। अगला है इट इज नथिंग एल्स, इल्स के साथ हम बट का इस्तेमाल करते हैं देन का नहीं, इल्स के साथ हम बट का इस्तेमाल करते हैं देन का नहीं, तो यहाँ पे देन नहीं होना चाहिए, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। नथिंग एल्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बट इस्तेमाल करते हैं, देन इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये कोरिलेटिव होते हैं। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से देखो, माई एल्डर ब्रदर मेरे बड़े भाई ने पूछा मेरे से मेरे बड़े भाई ने पूछा दैट व्हाट आई वाज डूइंग, ये जो दैट है ना अननेसेसरी लगा दिया गया, मेरे बड़े भाई ने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप में सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे दैट को डालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जोड़ना है या रिलेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब एक क्वेश्चन है कि मेरे भाई ने मेरे से पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस अपने आप में खत्म हो गया, तो ये दैट यहाँ पे अननेसेसरीली इस्तेमाल है। अगला है आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई एंड 12 जून, तो बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड लगता है। अगला क्वेश्चन है ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, जैसे ही इस सेंटेंस को पढ़ते हो ना तो ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, आपको नहीं लगता सेंटेंस ही पूरा आड़ा टेढ़ा लगा है, ठीक है ना? अगर इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखें, दैट ही वॉज श्योर ऑफ, तो यहां पे जो रखना था ना सो हार्डली की जगह सो हार्ड, उसके बाद दैट लगाना था, क्योंकि शो के साथ दैट का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे एक एक्शन होगा, उसने इतनी मेहनत कर रखी है कि वो एकदम कंफर्म है कि वो पास हो जाएगा, समझ में आया? तो इस वाले सेक्शन में यहाँ पे एरर था, ही स्टडीड सो हार्डली, और वैसे भी आप याद कर लो इसके पहले वाली जब क्लास एडवर्ब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था जब कठिन परिश्रम करने की बात होती है तो हम हार्डली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम हार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ही स्टडीड सो हार्ड, उसके बाद फिर आप कंजंक्शन लगाओगे दैट, जो इसका पेयर है लोगे दैट ही इज श्योर ऑफ पासिंग। अगला है नो सूनर, नो सूनर के साथ इन्वर्जन है, अपने आप में सही है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि नो सूनर आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू ए बैरेज ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ, कॉमा की जगह आप देन का इस्तेमाल करो, नो सूनर अपने साथ देन लेता ही लेता है। अगला है नो सूनर डिड द प्यून रिंग द बेल, फिर यहाँ पे देन लगाओ, क्योंकि यहाँ पे वेन भी नहीं है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नो सूनर अपने साथ देन लेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे इन्वर्जन है, यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन है, हेल्पिंग वर्ब पहले आया सब्जेक्ट बाद में आया, तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं ये इसी तरीके से दिख जाते हैं। कंजंक्शन चैप्टर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में ना दिखे, अगर आप एक बार ये छोटी सी समरी पढ़ के चले जाओ। अगला क्वेश्चन है वी हैड स्केयर्सली रीच्ड द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली, देखो मैंने आपको बोला था जब भी आपका हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, नॉट ओनली ये सब सेंटेंस के स्टार्ट में है तब इन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ तो इन्वर्जन की नीड नहीं है, यहाँ पे ये इन्वर्जन नहीं है और अपने आप में करेक्ट है क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में नीड नहीं है। लेकिन एरर क्या है, स्कैर्सली के साथ वेन का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे देन दिया हुआ है तो क्या लेना पड़ेगा आपको, वेन। आपको नहीं लग रहा है कि सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही मजाक है? एक बार वो 2 मिनट की समरी खाली पढ़ लो कि कौन से करेक्ट कोरिलेटिव हैं और कौन से करेक्ट कोरिलेटिव नहीं है, मतलब कौन पेयर में नहीं आते और कौन पेयर में आते, बस इतना पढ़ लो तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन यूं ही मजाक में निकल जाते हैं। यस, कंजंक्शन चैप्टर के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बहुत आसान होते हैं। अगला है ही इज एनेक्शियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल है, अगर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल है तो जरा ध्यान से देखिए क्या एरर हो सकता है। इसके बाद नॉट ओनली के बाद 2 + V1 का इस्तेमाल है,
और यहाँ पे बट ऑल्सो के साथ सिर्फ इगर का इस्तेमाल है। लेकिन इसके बाद जरा ध्यान से देखो, टू डिस्प्ले इधर लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले इधर लिखा हुआ है, तो नॉट ओनली के बाद अगर 2+V1 इधर दिखाई दे रहा है और 2+V1 इधर लिखा हुआ है, तो हम बट ऑल्सो को अगर इधर डाल दें तो क्या सेंटेंस करेक्ट हो सकता है? ही इज एनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट, ही इज एनेक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज, और बट ऑल्सो को इधर डालेंगे तो मीनिंग नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि इधर करेक्शन की नीड नहीं है, इधर करेक्शन की नीड है। तो ही इज नॉट ओनली एनेक्सियस। अब आप क्या काम करो, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, ईगर टू डिस्प्ले, मतलब V1 है +2 है +V1 है, ये स्ट्रक्चर आया हुआ है। और यहाँ पे अगर नॉट ओनली को मैं अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे रिप्लेस कर दूं और मैं सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिख दूं, ही इज नॉट ओनली एनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले, तो आप ध्यान से देखो कि नॉट ओनली के पास V1 हो जाएगा, नॉट ओनली के बाद V1 हो जाएगा और बट ऑल्सो के बाद भी V1 हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस पार्ट में एरर था या इस पार्ट में एरर था? इस पार्ट में एरर है, क्योंकि जैसे अगर बट ऑल्सो को इधर डालोगे तो सेंटेंस की मीनिंग ही बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि हम नॉट ओनली को इसके पहले ले आए। तो यहाँ पे करेक्ट पोजिशन क्या होगा? नॉट ओनली का पोजिशन यहाँ पे होगा। अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। स्केर्सली के साथ अगर स्टार्ट है तो इन्वर्जन होना चाहिए। देखो तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, मतलब इन्वर्जन तो है यहाँ पे कोई एरर नहीं है। आगे द फंक्शन स्टार्टेड देन इट, स्केर्सली के साथ देन नहीं, स्केर्सली के साथ व्हेन इस्तेमाल होता है। अगला है द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो देखना है क्या है कि नहीं है। इक्विप्ड विथ वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो का इस्तेमाल है विद द लेटेस्ट जर्नल्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है? विथ द लेटेस्ट जर्नल, विथ द लेटेस्ट जर्नल, और यहाँ पे भी विथ वेरी गुड बुक्स भी लिखा हुआ है। तो अगर नॉट ओनली का जो पोजीशन है वो अगर इधर कर दो तो आपको नहीं लगता है कि सेंटेंस पैरेलल हो जाएगा। द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विथ वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स। जो कॉलेज लाइब्रेरी है इक्विप्ड है, मतलब भरा हुआ है, अच्छी किताबों से नहीं बट बहुत सारे जो है लेटेस्ट जर्नल है उनसे भी। तो जो ये नॉट ओनली की पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए? वो विथ के पहले होना चाहिए। इक्विप्ड को इधर कर दो और नॉट ओनली को इधर कर दो, सेंटेंस जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो जब भी आप इन कोरिलेटिव्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको पैरेलल स्ट्रक्चर का भी ध्यान देना होता है कि जैसा स्ट्रक्चर इसके साथ हो वैसा स्ट्रक्चर इसके साथ हो, या जैसा स्ट्रक्चर इसके साथ है वैसा स्ट्रक्चर इसके साथ हो, सेंटेंस पैरेलल होना चाहिए। अगला है men are wanted for the army and the navy and the air force। देखो एक बात आपको समझना है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। एक आध क्वेश्चन बेसिक से आ जाता तो मैंने बताया था, जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि एंड जो काम करता है कॉमा भी वही काम करता है। जैसे हम लिखते हैं राम एंड श्याम, ठीक है ना। अगर मुझे इसमें सीता को भी जोड़ना हो, अगर हमें इसको सीता को जोड़ना है तो मैं क्या काम करता हूँ? एक एंड को कॉमा से रिप्लेस करता हूँ, ऐसे करता हूँ राम कॉमा श्याम एंड सीता। मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं राम एंड श्याम एंड सीता तो जब किसी दो चीजों को जोड़ना हो, दो पैरेलल चीजों को जोड़ना हो तो एंड का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे पैरेलल चीज को ऐड करना हो तो पहले के बाद कॉमा लगाते हैं और दूसरे के बाद हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यही वाला सेम एरर रखा हुआ है, मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। तो मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी कॉमन नेवी एंड द एयरफोर्स। इसको जो लिखोगे कुछ ऐसे लिखोगे, द आर्मी, पहला आपने आर्मी लिखा, आदमी जरूरत है किसको? आर्मी को चाहिए, किसको चाहिए और चाहिए? द नेवी को चाहिए, ठीक है ना, एंड द एयरफोर्स, एंड द एयरफोर्स। अब सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्शन की नीड कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। ये जो एंड द नेवी लिखा है इसको कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे एंड द एयरफोर्स लिखोगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगला है नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बस। नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन हो गए, अब तो जुबान पे आ जाना चाहिए आपके। लिखा है नाइदर ही और हिज वाइफ हैज अराइव्ड। नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल करते हैं, और का इस्तेमाल नहीं करते। आइदर के साथ और का इस्तेमाल करते हैं, नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान से देखो सारे क्वेश्चन जो है बहुत एकदम क्लियरली विजिबल है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है अगर आप करेक्ट कोरिलेटिव याद रख जाओ तो। इसमें जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है वो खाली पैरेलल स्ट्रक्चर चेक करने वाला बनता है। इन्वर्जन भी आसानी से समझ में आ जाता है, कोरिलेटिव भी आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जो पैरेललिज्म वाला सेक्शन है वहां पे थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है ताकि आप पैरेलल स्ट्रक्चर चेक कर पाओ। जब ग्रामर की आपकी नॉलेज हो जाती है, पूरी सारे चैप्टर पढ़ लेते हो तो पैरेललिज्म आसानी से चेक करने आ भी जाता है 8-10 क्वेश्चन लगाने के बाद।
अगला है द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली टुक 5 minutes फॉर अस टू grasp it. द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हम टू का इस्तेमाल करते हैं निगेटिव सेंस में, टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसको यहां तक फुल स्टॉप लगा दूं, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब हो गया द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। प्रोसेस जो है बहुत सिंपल और इजी है अंडरस्टैंड कर लिए, मतलब इसका मतलब ये निकल के आता है कि प्रोसेस इतना आसान नहीं है समझने के लिए जब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आगे ये भी दिया है दैट इट हार्डली टुक 5 minutes फॉर अस टू ग्रास्प इट, कि मुश्किल से 5 मिनट लगेगा इसको ग्रास्प करने में। अब अगर आगे एक और एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो है वाकई में हम क्या बताना चाहते हैं कि ये बहुत आसान है, जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है समझने में। तो जब हमको आसान बताना है तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टू जो है अपने आप में निगेटिव मीनिंग देता है। टू निगेटिव मीनिंग इस तरीके से देगा कि प्रोसेस समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसी जगह हम अगर इस्तेमाल करें द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली टुक 5 minutes फॉर अस टू ग्रास्प इट, तो सेंटेंस की सही मीनिंग निकल आएगी। अगर मैं यहाँ पे सो लगा दूं कि द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली टुक 5 minutes फॉर अस टू ग्रास्प इट, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टू की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सो की जरूरत थी। टू का इस्तेमाल हम करते हैं निगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। यहाँ पे निगेटिव मीनिंग नहीं कन्वे करनी, यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करनी है, और पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए आप सो का इस्तेमाल करें। अगला है वी हैड हार्डली रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन केम इन। तो जब हार्डली का स्केर्सली का इस्तेमाल करते हैं तो देन का इस्तेमाल नहीं करते, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। अगला ही नाइदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन। देखो नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल है, नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे नीदर के बाद जो है वर्ब आया है, और यहाँ पे नॉर के बाद जो है प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन आया है। इसका मतलब है सेंटेंस पैरेलल नहीं है कि नाइदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज। तो अगर हम नीदर को इसको आगे स्टार्ट में कर दें, मतलब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम नॉर को इधर लेके आए, लेकिन नॉर को जैसे इधर डालोगे तो सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं आएगी। ही नाइदर टॉक्स टू मच ही नॉर कॉजेज एनी ट्रबल्स ड्यूरिंग द क्लास। अगर हम इसको इधर लेके आए, नाइदर ही टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन, तो सेंटेंस पूरी मीनिंग में आ जाएगी, क्योंकि नीदर के साथ आप एक पूरी बात बोल रहे हो, फिर नॉर के साथ आप एक पूरी बात बोल रहे हो, ठीक है ना। नीदर के साथ आपने एक क्लॉज ऐड किया है, नीदर के साथ आपने एक क्लॉज ऐड किया है, फिर आपने नॉर के साथ दूसरा क्लॉज ऐड किया है, क्लॉज ऐड किया है। तो ये अपने आप में पूरी तरीके से, और ये अपने आप में पूरी तरीके से पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक क्लॉज है और इसके बाद एक क्लॉज है। और ये जो क्लॉज है, दोनों क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जो जिसको अगर आप अलग से रख दो तो अपनी पूरी मीनिंग में कंप्लीट हो। तो ये दोनों अपनी मीनिंग में कंप्लीट हो जाएगा। ही टॉक्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा बात करता है, इसको अलग भी रख दोगे तो इसकी पूरी मीनिंग निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन, उसने जो है मतलब ट्रबल किया जो है, ये भी अगर आप इंडिपेंडेंट रखोगे तो भी पूरी मीनिंग इसकी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि पैरेलल स्ट्रक्चर नाइदर के बाद भी एक क्लॉज आना चाहिए, नॉर के बाद भी एक क्लॉज आना चाहिए, क्लॉज दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हिंदी भाषा बच्चे इसको समझना चाहे, अगर क्लॉज के टर्म में ना समझ पाए, तो नीदर के बाद एक पूरी बात आपने कही, नॉर के बाद आपने पूरी एक बात कही, तो पैरेलल यहाँ से बनेगा। अगर हम नॉर को कॉजेज के पहले खिसकाएंगे तो मीनिंग सेंटेंस की नहीं आएगी, स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं हो पाएगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। प्रोफेसर लाल टीचर्स बोथ हिस्ट्री एज वेल। बोथ एज वेल एज नहीं लेता, बोथ जो लेता है अपने साथ एंड लेता है। अगला है द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली कॉम्प्लिकेटेड बट एक्यूरेट, बट ऑल्सो एक्यूरेट, बट ऑल्सो एक्यूरेट। नॉट ओनली अपने साथ क्या लेता है, बट ऑल्सो लेता है। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली कॉम्प्लिकेटेड बट ऑल्सो एक्यूरेट। सिर्फ वो कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं था, एक्यूरेट भी था। मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड इंग्रोसिंग। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, और एंड का काम क्या होता है, दो सिमिलर चीजों को जो है अपने साथ जो है क्या करता है, अटैच करता है। हमारा कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन जब भी दो चीजों को अटैच करता है तो आम को आम से जोड़ेगा, इमली को इमली से जोड़ा जा सकता है, आम को इमली से नहीं जोड़ा जा सकता है। समझ में आया। तो कंपैरिजन या जुड़ाव जो होता है, जो सिमिलर चीजों का जुड़ाव या कंपैरिजन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इंग्रोसिंग है तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग होना चाहिए, यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड है तो यहाँ पे इंग्रोस्ड होना चाहिए। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है, और ये पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस सेक्शन में एरर है। अगला है
इट इज़ नॉट ईजी फॉर एन एक्टर टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ द फैंस एज वेल एज क्रिटिक। तो जब बोथ का इस्तेमाल करते हो तो बोथ के साथ हम एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं करते, बोथ के साथ हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप बोलोगे कि सर आपने आसान आसान क्वेश्चन ही पिक किया होगा। नहीं यार, पूरी सीरीज को आप देख लो। मैं 2004 से लेकर 2024 तक सब आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब आसान क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। कंजंक्शन का चैप्टर ही बहुत आसान है यार। मतलब जो वो 5 मिनट की समरी जो स्टार्टिंग में मैंने बताई कि ये कोरिलेटिव्स हैं, इनको आप, इन पेयर्स को आपको याद करना पड़ेगा, और ये पेयर्स नहीं होते हैं, इन्वर्जन होता है, पैरेलल, बस इतनी बात पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई एम सर्टेन दैट द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो करप्ट। ठीक है ना, वो ग्रीडी नहीं है, करप्ट भी है। तो ही इज नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो करप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बट की जगह बट ऑल्सो भी लगा दो यहाँ पे। अगला है, अगला है, प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स नॉट इन हिंदी एसे बट ऑल्सो, नॉट ओनली इन, नॉट इन हिंदी एसे। अगर बट ऑल्सो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट ओनली होना चाहिए, नॉट ओनली होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन देख नहीं रहे, बहुत ही आसान है। अगला है, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। मैं कोशिश करूंगा मैं टाइम से पहुंचूं, लेकिन अगर नहीं पहुंचा मैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बट लगा हुआ है, सॉरी जो वेन लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं टाइम पे आने की कोशिश करूंगा, बट डोंट वरी, तुम मतलब परेशान मत होना, तुम मतलब परेशान मत होना, व्हेन आई एम लेट। व्हेन जो होता है वो समय बताता है, व्हेन जो होता है वो समय बताता है कि जब मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये बताना है कि अगर मैं लेट हो जाऊंगा, तो अगर के लिए सही जो कंजंक्शन होगा वो होगा इफ आई एम लेट, ना कि व्हेन आई एम लेट। जब मैं लेट हो जाऊंगा तो तुम परेशान मत होना, मैं टाइम से आने की कोशिश करूंगा। ये सेंटेंस करेक्ट नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा कि आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं टाइम पे रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम परेशान मत होना अगर मैं लेट हो गया। मतलब आपको कारण बताना है कि अगर मैं लेट हो गया तो भैया जो है तुम परेशान मत होना। तो वेन की जगह जो सही कंजंक्शन होगा यहाँ पे इफ होगा, तो वेन को रिप्लेस करके आपको इफ को डालना था। अगला है, सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू सिंस इट कुड नॉट बी हेल्प्ड। सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू सिंस इट कुड नॉट बी हेल्प्ड। यहाँ सिंस की जगह बट का इस्तेमाल करना है। एक आपको बात याद रखना, सेमी कॉलम के बाद सिंस का इस्तेमाल नहीं करते, सेमी कॉलन के बाद सिंस का इस्तेमाल नहीं करते, एक तो बात याद रखिएगा। यहाँ सेमी कॉलन के बाद सिंस का इस्तेमाल, एक तो ये गलत है। सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू बट इट कुड नॉट बी हेल्प्ड। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। आप मुझे इसकी हिंदी मीनिंग नीचे बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जो बच्चा देख रहा है इसकी हिंदी मीनिंग बताइएगा, इस पूरी सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग क्या है नीचे। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला है, नथिंग फैंटास्टिक देयर नॉर एनीथिंग रियाउड फाइंड आइदर थ्रिएटनिंग नॉर इंटरेस्टिंग। तो अगर आइदर है तो आइदर के साथ आप और का इस्तेमाल करते हो। नथिंग फैंटास्टिक देयर, वहां कुछ भी फैंटास्टिक नहीं है। नॉर एनीथिंग रियाउड फाइंड, ना ही रिया उसमें कुछ पा रही है, ना ही मतलब ऐसा है, या तो थ्रिएटनिंग है ना, और ना ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। आइदर थ्रिएटनिंग और इंटरेस्टिंग, आइदर के साथ और का इस्तेमाल करते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली वी सीन द थाली टेम्पल बट ऑल्सो द थिरुनली टेम्पल। तो नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन का इस्तेमाल कर किया जाता है यहाँ पे। नॉट ओनली डिड वी सी द, डिड वी सी द थाली टेम्पल बट ऑल्सो द तिरुनली टेम्पल। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब इसमें से अगर नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट किया गया है, इसके असली से, हार्डली से, नो सूनर से, तो हम हमेशा नॉट ओनली बट ऑल्सो नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या ले लिया गया, प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट ले लिया गया है, इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा। और यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं किया, वी सॉ सीन, वी सीन लिखा हुआ है, सॉ लिखा होता तो भी समझ में आता, वैसे भी गलत लिख रहा था। वी के साथ सीधे सीधे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको डिड वी सी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट नॉट ओनली डिड वी सी द थाली टेम्पल बट ऑल्सो द तिरुनली टेम्पल। समझ में आया, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा ऐसे। अगला है, द प्लेन वॉज टू फॉर अवे दैट इट वॉज जस्ट ए डॉट इन द स्काई। यहाँ पे जो टू का इस्तेमाल है वो मतलब सही यूज नहीं है। द प्लेन वॉज वेरी फार अवे या सो फॉर अवे दैट इट वॉज जस्ट ए डॉट इन द स्काई। हम यहाँ पे सो फॉर अवे लिख सकते हैं, बहुत दूर है, बस बहुत दूर के लिए बताना है। द प्लेन वॉज सो फॉर अवे, ठीक है ना।
इट वॉज जस्ट ए डॉट इन द स्काई, वो इतना ज़्यादा दूर है कि वो सिर्फ डॉट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगला लिखा है सून एज ही सॉ द पुलिस मैन ही रैन अवे। यहाँ पे सून एज की जगह आप इसको इस्तेमाल करो, एक्चुअली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो एज सून एज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या नो सूनर इस्तेमाल करते हैं, नो सूनर इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो यहाँ पे एज मिसिंग है, एज सून एज लिखते हैं, ये पूरा होता है एज सून एज ही सॉ द पुलिसमैन ही रैन अवे, जैसे उसने पुलिसमैन को देखा वो भाग गया। सूनर हैड ही कम हिज कॉलेज ऑर्गेनाइज दे गेट टुगेदर, ठीक है ना। अब देखो इन्वर्जन इस्तेमाल है, ये सूनर है, सूनर ध्यान रखिएगा कि ये आता है नो सूनर, जैसे वहां पे एज सून एज आना था ऐसे यहाँ पे नो सूनर आना था, इसको लेके भी एग्जाम में एरर डाला गया। ही हैड नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट व्हेन ही सॉ अनोदर, तो नो सूनर का इस्तेमाल है और नो सूनर बाद में इस्तेमाल है, स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं है, इस वजह से इन्वर्जन की नीड नहीं है। लेकिन इसके साथ व्हेन इस्तेमाल नहीं होता, इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, देन इस्तेमाल होता है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब द रीजन जब सेंटेंस में स्टार्ट हुआ हो तो ध्यान से देखिएगा, द रीजन के साथ हमेशा सेंटेंस के अंदर बिकॉज दे दिया होगा, बिकॉज दे दिया होगा, और वो बिकॉज जो है गलत होता है। देखो ध्यान से यहाँ पे बिकॉज दिया हुआ है तो इस सेक्शन में एरर है, द रीजन के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द रीजन फॉर माई अब्सेंस इज ड्यू टू, द रीजन के साथ ड्यू टू का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो रीजन है वो भी कारण बताता है और ड्यू टू भी कारण बताता है, तो ये ड्यू टू का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। द रीजन फॉर माई अब्सेंस इज इल हेल्थ, यहाँ पे ड्यू टू हटा दोगे तो अपने आप में सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो रीजन के साथ हम बिकॉज इस्तेमाल नहीं करते, द रीजन के साथ ड्यू टू इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये भी कारण बताता है और ये भी कारण बताता है। तो सेंटेंस में एक ही मीनिंग को कन्वे करने के लिए दो शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो ये रहे आपके तकरीबन 50 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में जो मैंने आपको कराए हैं। कुछ 40-50 क्वेश्चन और मैं सीट में ऐड करके आपको दे दूंगा, आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतलब मोटा मोटा आप ऐसे समझिए कि कंजंक्शन में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो नहीं आता है। मतलब अगर मैं आपको बात करूं कंजंक्शन में, अगर पढ़ाने की बात किया जाए तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाना चाहिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाना चाहिए, रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ाना चाहिए। तो ये जो कंजंक्शन के टाइप है इनको जब आप पढ़ते हो तो जो आपके पैराजंबल के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपको खूब मदद मिलती है। लेकिन ये ऐसा समय नहीं था जब मैं उसको पढ़ाऊं, क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाना चालू करूंगा तो इससे बड़ा लेक्चर तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन समझाने में लग जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन समझाने में लग जाएगा। किसी के पास मेरी किताब नहीं होना तो ये किताब रख लो, इस किताब में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से जो है मेंशन कर रखा है, एक भी चीज छोड़ नहीं रखी है। और आप जो लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को क्रैक करके देख लो यार, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इसका जो, मतलब इसको आप माई पाठशाला इंग्लिश ग्रामर के नाम से जो है आप सर्च कर सकते हो, जो है फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे, इसकी रेटिंग भी देख सकते हो, रेटिंग बहुत लाजवाब है। आप इसको माई पाठशाला के ऐप से भी परचेज कर सकते हो जो है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लो। यहाँ मेरे हिसाब से मोटा मोटा जो ग्रामर का कोर आपका सेक्शन है वो खत्म होता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचा रह गया है, वो अपन अभी समय मिलेगा तो कवर कर देंगे, वरना मेंस के समय पे कवर करेंगे, क्योंकि प्री में क्वेश्चंस उसके नहीं आते हैं, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत से पढ़ा है यार मैंने, मतलब कुछ इसमें छोड़ा नहीं है कि कुछ ऐसा बचा रह जाए जो छूट जाए मेरे से, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, लगभग लगभग मैंने सब कुछ कवर किया है। मेरी किताब में तकरीबन आपको मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कितने, 90 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने सारा 90 क्वेश्चन कवर नहीं किया, मैंने 58 क्वेश्चन के आसपास कवर किया है। और इसके स्टार्टिंग में सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके, ठीक है ना, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन मेंशन है सारे के सारे। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में चलोगे तो चार चार उसके टाइप होते हैं, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। फिर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के विषय में डिटेल में पढ़ोगे तो समय लगता है, काफ़ी समय लगता है इसकी बेसिक कवर करने में। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, उनको पढ़ने के बाद आपको पैराजंबल के जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, या फिर आपको ग्रामर की जनरल जानकारी होगी। जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मतलब अगर पूरा जो पेपर है 2004 से लेके 2024 तक का सारा पेपर जो मैंने देखा है, जो क्वेश्चंस देखा है, वो इन्हीं सेक्शन से है, इनके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो मुझे लगा कि इस टाइम पे बहुत डिटेल, जैसे मैंने 2 लेक्चर प्लान किया था कंजंक्शन में कि मैं 2 लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो 2 लेक्चर में एक होता है आपका बेसिक कवर करना, फिर एक होता है जो है आपका क्वेश्चन और पैटर्न को डिकोड करना। और मुझे लगा हो सकता है कि ज़्यादा पैटर्न हो, पर जब मैंने सारे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के सोल्यूशन देखा, तो पता चला बस इसी समरी से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जब इसी समरी से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे बस यही समरी तो याद कर लो ना एग्जाम में। अब इस सीट को 2-3 बार आप लगा लो, जैसे ही 2-3 बार सीट को लगा लोगे और इस वीडियो को एक आध बार और इस स्टार्टिंग के 10 मिनट का सेक्शन आप सही से सुन लो, तो मुझे लगता है कि आपका सारा काम हो जाएगा। अननेसेसरली आप टाइम क्यों बर्बाद करोगे ऐसे समय पे जब आप पीक टाइम पे चल रहे हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि
जो मैंने ग्रामर आपको पढ़ाया है इसका सही से सदुपयोग करोगे, सही से पढ़ोगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर जो है मैं बीच बीच में ले लूँगा ताकि आपके रिवीजन के काम आ पाए। पूरा का पूरा ग्रामर का सेक्शन है हमारा। और जिस बच्चे ने पूरा का पूरा सीरीज कवर किया हो तो नीचे मुझे थैंक यू जरूर एक बार लिख के भेजिएगा। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी अभी 15 दिन बचे हुए हैं, सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि सैटरडे संडे इसको मैं मतलब मैं 19 और 20 तारीख को बिजी रहूंगा। 19 और 20 तारीख को आपकी क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि 20 तारीख को एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, हमारी टीम। हमारे पास इस साल रेलवे वाले वर्टिकल में हमारी टीम ने 5,000 से ऊपर सिलेक्शन दिया है। तो इस वक्त हम उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं 19-20 तारीख को जो है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे के सारे बच्चे इस बार एसएससी का बेहतर रिजल्ट निकालो, ताकि हम सब लोग मिलके जो है उस रिजल्ट को सही से सेलिब्रेट कर पाए इस बार 2025 का जब आउटकम आएगा। तो 2025 का आपका रिजल्ट निकालने के लिए जितनी मेहनत मुझे अपनी तरफ से आपके साथ यूट्यूब पे करनी होगी, बैचेज में करनी होगी, मैं पूरी मेहनत करूँगा। मेरा अभी पूरा फोकस ये है कि मैं वो सारा इंपॉर्टेंट जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो मैं छांट के आप तक पहुंचा पाऊँ। क्योंकि आप में बहुत सारे समझदार बच्चे हो कि आपको सिर्फ ये डेटा मिल जाए तो भी आप अच्छे से एग्जाम निकाल लोगे। तो ध्यान रखिएगा कि मेरे सीटों का इस्तेमाल आप सही से कीजिए, क्योंकि इनको छांटने में बहुत मेहनत लगा हुआ है। इनको टाइप वाइज, पैटर्न वाइज डिवाइड करने में बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि मैथ्स में ये चीज़ें मिल जाती हैं, इंग्लिश में मिलती नहीं है। और इंग्लिश में जब ये मिलती नहीं है तो सारी परेशानियाँ सॉल्व नहीं हो पाती है। तो चलो आज की क्लास में इतने ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और जमकर पढ़ाई करते रहिएगा।